Hello everyone. So today we are going to start with your history entire semester 2 MCQs, previous year questions और specimen paper. ये वीडियो के लिए मैं आपको कहूंगी कि अगर आप ये वाली वीडियो कर रहे हो तो ये वाली वीडियो के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ये आपके एग्जाम में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस है वो आपके रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से और आपके सेमेस्टर 2 में जितने चैप्टर्स आए हैं बस उसी में से हैं। यानी कि ये सारे क्वेश्चन सॉर्टेड हैं, सॉर्ट आउट किए हुए हैं सारे। आपको ऑर्डर वाइज मिलेंगे कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ईयर वाइज सारे क्वेश्चन सेट हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और अगर आपको इस वीडियो के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, क्वेश्चंस ऑब्वियसली पसंद करने ही पड़ेंगे क्योंकि आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें आपको सॉल्यूशन भी दिख रहा होगा, क्योंकि इतने सारे चीजों का स्क्रीनशॉट लेना इज नॉट पॉसिबल। अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो सो दैट्स ग्रेट, एंड अगर आप इतने सारे चीजों का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते सो देयर आर लाइक टारगेट। जैसे ही आप इस वीडियो में 30 लाइक्स कंप्लीट करते हो वैसे ही मैं आपको ये वाली पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होता है उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना के रखी है, जस्ट वॉच दैट वीडियो, उसके बाद आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर पाओगे, राइट। इसके साथ साथ मैंने हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स चैप्टर वाइज अरेंज करके आपको आपके रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से दिए हैं, जिसका मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखा है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ चैप्टर वाइज भी सारे चैप्टर्स के लिंक मिल जाएंगे। तो गाइज अब मैं आपका और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, सीधा आते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। तो आपके सामने आपको सबसे पहले एमसीक्यूज दिख रहे हैं, ये आपके स्पेसिमेन से उठाए हुए हैं। और मैं एक चीज और बोलूंगी कि जितने भी हम एमसीक्यूज करेंगे वो हम स्पेसिमेन से ही करेंगे, बिकॉज आपका हिस्ट्री का वेटेज ओनली 5 क्वेश्चन है, ठीक है। हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन, सिविक्स के 5 क्वेश्चन, तो एज अ होल आपके एमसीक्यूज 10 ही आ रहे हैं। तो मैं ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को दे रही हूँ, और जो सब्जेक्टिव में जो शॉर्ट क्वेश्चंस है मेनली उसी से आपके एमसीक्यूज, काफी सारे एमसीक्यूज उसी पे बेस्ड हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आपका जो थ्योरी पोर्शन है उसको अच्छे से कंप्लीट करो, जितना भी पार्ट आ रहा है उतना अच्छे से याद करो, उतना अच्छे से प्रिपेयर करो, जिसका नोट्स भी मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया है सारे चैप्टर्स का, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें आपको मिल रही है। बस आपका इंतजार है टेलीग्राम पे आओ और सारी चीजों को लूट लो, राइट। तो सारे चैप्टर्स के नोट्स में आपको मतलब एक एक चीजें अरेंज करके मिलेंगी, तो उससे आपका एमसीक्यूज वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा, साथ साथ सब्जेक्टिव भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कॉमन आइडियोलॉजी ऑफ द डिक्टेटर्स, राइट। यानी कि डिक्टेटर्स में कौन सी आइडियोलॉजी कॉमन नहीं थी, उन्हें कौन सी चीज सारे डिक्टेटर्स प्रेफर नहीं करते थे, राइट। तो फेथ इन टोटालिटोरियन टोटालिटेरियन रूल, राइट। उसके बाद वन पार्टी एंड वन लीडर, फेथ इन कम्युनिज्म, अग्रेसिव नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, सारी चीजें सभी में सेम है एक्सेप्ट पॉइंट नंबर सी, दैट इज अ फेथ इन कम्युनिज्म। Moving on to next, the International Court of Justice, that is also called ICJ, it consists of dash judges, so it consists of 15 judges. Next question, the non-permanent members of the Security Council are elected by the members of General Assembly. Okay. Next question, the Treaty of Versailles mandated Germany to pay a war reparation, जिसको war indemnity भी कहा जाता है, of around कितना, that is $33 billion. Which of these nations was not part of the Berlin Rome Tokyo axis? Germany, Italy, Japan and your France. So answer is France. Next, आपके प्रीवियस ईयर शॉर्ट क्वेश्चन जिसको मैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगी, आप भी अपने बाकी के ईयर क्वेश्चन से वहां से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस को खास रूप से याद करना, ओके। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टेट 2 ऑब्जेक्शंस imposed by the Treaty of Versailles on the German military power. तो आपके पास 2 पॉइंट्स आ जाते हैं। The German army was crippled down. She was allowed to keep only 1 lakh soldiers. ठीक है, इस तरीके से काफी ज्यादा हार्म हुआ था उसका उसका जो सोल्जर्स, यानी कि उसका जो मिलिट्री स्ट्रेंथ था उसे पूरी तरीके से ब्रेक डाउन कर दिया गया था। Only 1 lakh soldier for such a big country, such a large empire. Next point, she was not allowed to have any air force and submarine. That means complete ban on air force and submarines. Next question,
So name the signatory countries of the Triple Alliance. It's Germany, Austria, Hungary, and Italy. Moving on to next, what is meant by the veto power? देखो veto power आपको कुछ हार्ड नहीं है. अगर यूएन का आई मीन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई परमानेंट मेंबर नेगेटिव वोट देता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वीटो पावर. बस इतना याद रखना, भूलना मत. व्हाट इज मेंट बाय इंपीरियलिज्म एज अ कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि पहले तो आपको बताना है कि इंपीरियलिज्म क्या है एंड देन एक लाइन में आपको डिफाइन करना है कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसका क्या रोल था. ठीक है, तो ये आपका पूछा जा सकता है जब आपको स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना आपके सेकंड पार्ट में या फिर सेकंड सेक्शन में, जो आपका हिस्ट्री का सेक्शन है उसमें पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन. बाकी क्वेश्चन के बीच में ही कहीं डाल के दे दिया जाएगा, तो ऐसे पूछा जा सकता है. राइट, तो काफी सारे क्वेश्चन है और कोई श्योरिटी नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, बट वी नीड टू प्रिपेयर आवर बेस्ट. तो इट रेफर्स टू द सिंपल, मैं आपको इसमें समझाती हूँ. इसमें क्या होता है कि एक पावरफुल नेशन दूसरे नेशन को अपने अंडर में करता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं इंपीरियलिज्म, यानी कि एक कंट्री अपना पावर दूसरे कंट्री पे करता है और उसको अपने अंडर में कर लेता है, यानी कि उसे अपनी कॉलोनी बना लेता है. तो क्या हो रहा था उस टाइम पे? जो यूरोपियन नेशंस थे वो अपना एम्पायर बढ़ा रहे थे, तो आई मीन वो लोग इंपीरियलिज्म फॉलो कर रहे थे. इसके वजह से भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर काफी ट्रिगर हुआ था, क्योंकि बहुत सारे नेशंस दूसरे नेशन के एम्पायर्स को या फिर दूसरे नेशन के एरियाज को एनेक्स कर रहे थे या फिर उसको कैप्चर कर रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दैट वर फॉर्म्ड एज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का लीग ऑफ नेशंस एंड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर योर सेकेंड वर्ल्ड वॉर. Now you need to write the full form of UNICEF and WHO. आपको पता है कि आपको यूनेस्को, WHO और यूनिसेफ ये तीनों का फुल फॉर्म याद रखना है. हम ये चीज बहुत बार करेंगे क्योंकि बहुत सारे ईयर वाले क्वेश्चंस में भी पूछे गए हैं. तो यूनिसेफ का होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड. WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. Now you need to give two similarities between the ideologies of Nazism and Fascism. आपको याद होगा, ये भी आपके सिलेबस में है, तो आप एटलीस्ट, मैं आपको कहूंगी कि एटलीस्ट आप 4 याद रखना, ताकि अगर 2 पूछा जाए या 3 पूछा जाए तो आप लिख सको. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों ही डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में थे. ठीक है, they laid stress on duties and obligations unlike democracy. like वो लोग जो भी चीज फोकस करते थे वो सारी चीजें डेमोक्रेसी के जस्ट ऑपोजिट थी. तो आप ये चीज को लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके, दैट दे वर टोटली अगेंस्ट द डेमोक्रेसी. They laid more stress on the rights and liberties of the people. ये पॉइंट हो गया. एंड वन मोर पॉइंट, रूल ऑफ सिंगल पार्टी एंड अ सिंगल लीडर विद फुल अथॉरिटी. दोनों में ही एक लीडर था जो कि पूरे कंट्री को अपने कंट्रोल में करके रखा था, और एक ही पार्टी थी, एक ही लीडर था दोनों में ही. नेक्स्ट पॉइंट, नाउ नेम द कंट्रीज दैट फॉर्म द एक्सिस ब्लॉक ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. दैट इज जर्मनी, इटली एंड जापान. अब आपको इसी के साथ अलाइड ब्लॉक का भी याद रखना होगा. Next question, state any 2 principles of Panchsheel in the non-aligned movement. ये उतना important नहीं है, but मुझे ये आपके पहले के क्वेश्चन में मिला, तो मैंने ये वाला क्वेश्चन एक आपको डाल दिया है. ठीक है, तो इसके 2 ही प्रिंसिपल याद रखने हैं. एक तो नॉन अग्रेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, या फिर दूसरे नेशन के लिए रिस्पेक्ट, और दूसरा नॉन अग्रेशन. चाहे तो आप ये चीज याद भी रख सकते हो, नहीं तो बस एक बार देखकर छोड़ दो. What is the full form of UNESCO? United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Now, स्पेसिमेन पेपर की तरफ बढ़ते हैं. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या स्पेसिमेन पेपर से क्वेश्चंस आएंगे, कितनी परसेंट, मतलब कितना परसेंट इसकी श्योरिटी है कि आएंगे या नहीं आएंगे. तो अब तो हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चंस आते हैं या नहीं. वैसे तो नहीं आते हैं, बट हाँ मैंने एक क्वेश्चन देखा है, ये वाला क्वेश्चन, ये 3 से 4 बार रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन आपके पहले ईयर्स में. तो मे भी शायद बहुत रेयर से रेयर चांसेस है कि शायद कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए. मे बी उसके जैसा क्वेश्चन आ सकता है, वो क्वेश्चन नहीं आएगा. सो गाइस, अब कोई भी इसलिए रिस्क नहीं छोड़ना. नाउ 2 अलायंसेस फॉर्म्ड इन यूरोप ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के केस में आपके पास ट्रिपल अलायंस है, जिसमें कौन से नेशंस है? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली. और वही ट्रिपल एंटिटी जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया है. देखो यहाँ पे क्योंकि ये 2 मार्क्स का है, तो मुझे लगा कि आपको कंट्रीज के नाम भी इसमें लिख देने चाहिए. ठीक है, बट यस, अप टू यू. Name the 2 countries that came under dictatorship after the First World War. Name the dictators. Germany or Italy?
जर्मनी में थे आपके एडोल्फ हिटलर और आपके इटली में बेनिटो मसोलिनी। रिमेंबर द स्पेलिंग। नाउ व्हाट इज द साराजेवो क्राइसिस? तो साराजेवो क्राइसिस को साराजेवो इंसिडेंट भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ था मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, वैसे आप ये वाला पैराग्राफ पूरा अच्छे से रीड करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस इंसिडेंट में ये हुआ था, पहली बात तो ये इमीडिएट कॉज थी या फिर मेन ट्रिगरिंग कॉज थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। 28 जून 1914 को एक ऑस्ट्रियन प्रिंस, ठीक है, ही वाज मर्डर्ड अलोंग विद हिज वाइफ। उनका असैसिनेशन हो गया। उनका असैसिनेशन किसने किया? गैवरिलो प्रिंसेप ने किया। एंड लाइक यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है, ऑस्ट्रिया सॉ द हैंड ऑफ सर्बिया बिहाइंड द असैसिनेशन ऑफ द प्रिंस एंड सर्बिया सर्व विद एन अल्टीमेट। ठीक है, सर्बिया को ऐसे ऑस्ट्रिया को ऐसे लगा कि शायद इसमें ऑस्ट्रिया का कोई हाथ है, क्योंकि जो जिस मेंबर ने मर्डर किया था ही वाज आल्सो समवेयर रिलेटेड टू सर्बिया। ठीक है, दैट्स व्हाई सर्बिया को एक अल्टीमेटम मिलता है। नाउ ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ रशिया, सर्बिया रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द डिमांड्स। द assassination was in protest to Austria-Hungary and having control of this region. Serbia wanted to take over Bosnia and Herzegovina. The assassination of Ferdinand led to Austria-Hungary declaring war on Serbia. इसके वजह से क्या होता है कि ऑस्ट्रिया और हंगरी किस पे वॉर डिक्लेयर कर देती है? सर्बिया पे। when Russia began to mobilize to defend its alliance with Serbia, यानी कि सर्बिया को बचाने के लिए जब रशिया सामने आती है, तो जर्मनी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन रशिया। thus began the expansion of war. इसके वजह से वॉर होता है। ठीक है, ये मेन रीजन है। समझ में आई? यानी कि ऑस्ट्रिया हंगरी किस पे वॉर डिक्लेयर करती है? सर्बिया पे। और सर्बिया को बचाने के लिए कौन आता है? रशिया। और रशिया के खिलाफ कौन खड़ा हो जाता है? रशिया के खिलाफ खड़ा हो जाता है जर्मनी। तो बस यही कुछ सिनारियो था जो कि हुआ था। नेक्स्ट, यू नीड टू मेंशन द 3 ways in which the Treaty of Versailles benefited France. So first point, France got back Alsace and Lorraine. Next point, occupation and special status for Saar under French control. यहाँ पे सार बेसिन डाल देना, ठीक है, सार बेसिन, और you can also write सार, इतना भी काफी है। Next point, it was given full control over the coal mines in the Saar basin, although the area was governed by the League of Nations. तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे। इस क्वेश्चन को ध्यान से लिख कर आना, इसमें गड़बड़ मत करना। Try to memorize these points which I have written. Next, look at the figure and answer the question. इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी कि ये वाली क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुई है। तो ये किसका सिंबल है? ये सिंबल है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का। फर्स्ट पॉइंट आपका यही है, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन डज दिस सिंबल रिप्रेजेंट? अब देखो, क्योंकि ये 2 मार्क्स का है, तो बस आप इतना लिखकर नहीं आ सकते हो, थोड़ा बहुत यूनाइटेड नेशंस के बारे में आप मेंशन कर देना, ठीक है, टू बी ऑन अ सेफर साइड। Next question, mention any 2 objectives of this organization. Answer. So the objectives of the organization are, सबसे पहली बात है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये दुनिया में पीस और सिक्योरिटी कायम रखे, ठीक है। और जो भी थ्रेट्स होंगी शांति में, दुनिया की शांति में जो भी तरीके की मुश्किल या जो भी थ्रेट्स है, उन सारी चीजों को इसका काम है कि रिमूव करना और अच्छा स्टेप लेना, ताकि दुनिया में कहीं पे भी लड़ाई झगड़ा ना हो, इन सारी चीजों को रोकना। Then to promote social progress and better standards of life in larger freedom. Next question, mention any 3 functions of the General Assembly. ठीक है, तो कोई भी 3 फंक्शंस लिखना है। एक तो आपका फाइनेंशियल फंक्शंस, इलेक्टोरल फंक्शन, सुपरवाइजरी फंक्शंस। देखो, आई सजेस्ट कि आप इलेक्टोरल फंक्शंस याद करना अच्छे से, क्योंकि इसमें काफी सारे पॉइंट्स हैं जो अगर आप याद कर लेते हो तो आपका एमसीक्यू उससे काफी आसानी से हो जाएगा। क्योंकि एमसीक्यू में जो क्वेश्चन आएंगे ना, मे बी वो यहाँ से भी पिक किए जा सकते हैं कि इसको कौन इलेक्ट करता है, उसको कौन इलेक्ट करता है, किसके एडवाइस पे। इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि ये वाले पोर्शन को कंप्लीट कर लेना, ठीक है, क्योंकि आपको याद तो करना ही है कुछ ना कुछ, तो ये वाला याद कर लेना। फाइनेंशियल फंक्शंस की बात करें तो द जनरल असेंबली कंसीडर्स एंड अप्रूव्स द बजट ऑफ द यूएनओ एंड आल्सो डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ फंड्स टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय द डिफरेंट मेंबर्स इन अकॉर्डिंग विद देयर कैपेसिटी। ठीक है, मेनली ये क्या करता है? ये यूएनओ का बजट को कंसीडर और अप्रूव करता है। इलेक्टोरल फंक्शन की बात करें तो इट इलेक्ट्स द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एंड मेंबर्स ऑफ ट्रस्टीशिप, इकोनॉमिक काउंसिल, economic and social council. It elects the judges of the ICJ, International Court of Justice, and appoint on the recommendation of the Security Council. And to appoint on the recommendation, यानी कि किसका recommendation लेता है? Security Council के recommendations है।
नेक्स्ट द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, दिस इज आल्सो समथिंग व्हिच यू नीड टू नो। अब सुपरवाइजरी फंक्शंस की बात करें, so the general assembly regulates the working of other organs and agencies of the UN। बाकी एजेंसीज का भी फंक्शनैलिटी से देखना होता है कि कौन कैसे काम कर रहा है। It can bring changes in the working of any of its agencies if required, whenever required it can change the working, ठीक है, as per the requirement। Now you need to write the composition of security council। इसमें मेनली 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 मेंबर्स परमानेंट है। अब ये 5 मेंबर्स के नाम आपको याद रखने जरूरी है, चाइना, फ्रांस, रशिया, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। और बाकी के जो मेंबर्स हैं, दे आर 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स which are elected by the general assembly by 2/3 majority for a 2-year term। Now a retiring member is not eligible for immediate re-election, remember this point। Now write the full form of UNICEF and UNESCO। Talking about UNESCO, United Nations Educational, Scientific and कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहाँ पे अगर आप एजुकेशनल की जगह एजुकेशन लिखोगे तो भी मार्क्स कटेगा, कल्चरल की जगह कल्चर लिखोगे तो भी मार्क्स कटेगा। तो पूरा फुल फॉर्म अच्छे से देखना ताकि आपको एटलीस्ट यहाँ पे 2 नंबर आसानी से मिल जाए। यूनिसेफ की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, एपिस्टॉफी है। राइट एनी 2 फंक्शंस ऑफ WHO। इसके कोई भी 2 फंक्शंस आप लिख सकते हो, आप बुक से भी देख सकते हो, मैंने जो नोट्स दिया था उससे भी आप प्रिपेयर कर सकते हो और ये वाले पॉइंट्स भी आप देख सकते हो। टू मेक एफर्ट्स टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन द फील्ड ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, सैनिटेशन, इन सारी चीजों में और बेटरमेंट और इम्प्रूवमेंट के लिए। टू अरेंज पेरियोडिकल कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स इन ऑर्डर टू ट्रेन पर्सनल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज इन टेक्निक्स फॉर कॉम्बैटिंग डिजीजेस, यानी कि डिजीजेस से लड़ने के लिए, जैसे कि कोविड-19 के वॉरियर्स थे, इन लोगों के लिए स्पेशल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, जैसे कोविड नहीं मतलब बाकी नई नई डिजीजेस जो हो रही है उन सारी चीजों के बचाव में डॉक्टर्स को और ट्रेनर्स को एजुकेट किया जाता है ताकि वो अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके। व्हाट इज मेंट बाय टर्म नॉन अलाइनमेंट? ओके, सो एक सेकेंड गाइस, नॉन अलाइनमेंट का डेफिनेशन आपको एकदम लास्ट में मिलेगा। मैंने एक्चुअली यहाँ पे मैंने गलती से ये वाला आंसर छूट गया है। ओके, और यहाँ पे आपको कोई भी 2 फाउंडर्स के नाम लिखने हैं, तो जवाहरलाल नेहरू एंड मार्शल जोसेफ ब्रॉन्स टीटो, या फिर आप मार्शल टीटो भी लिखोगे तो भी चलेगा। पूरा नाम याद करोगे तो भी सही, वरना फिर मार्शल जोसेफ टीटो इतना भी लिख के आओगे तो चलेगा। अब मैं आपको दिखा देती हूँ नॉन अलाइनमेंट का डेफिनेशन। जस्ट अ सेकेंड गाइस, होल्ड ऑन। यस गाइस, इतने सारे क्वेश्चंस, आप भी सोचोगे कि कितने सारे क्वेश्चंस है, बट हैं, क्या कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको नॉन अलाइनमेंट का डेफिनेशन लिखना है। So the term non-alignment may be differently interpreted. Negatively, a country that is not aligned, does not support or is not part of any power block। दोनों में से कोई भी पावर ब्लॉक का मेंबर नहीं है, वो सारे कंट्रीज को नॉन अलाइंड कंट्रीज कहते हैं। दैट मीन्स इसका ये मतलब नहीं है कि ये सारी कंट्रीज मतलब कि ये सारी कंट्री सारे चीजों से अलग है, दुनिया की सारी चीजों से, बल्कि ये है कि पॉइंट ये है कि ये सारी कंट्रीज इन दोनों में से कोई भी पावर ब्लॉक के थॉट से मैच नहीं करती हैं। उनका खुद का थॉट्स है, खुद की आइडेंटिटी है, और वो अपने ही अपना इमेज बनाने के लिए, यानी कि अपना एक अलग जगह स्टैब्लिश करने के लिए वो नॉन अलाइंड मूवमेंट में शामिल हुई है। ठीक है, तो नॉन अलाइनमेंट का आपको डेफिनेशन यहाँ से समझ में आ गया। ओके, नाउ लेट्स go back to the question in which we were। तो हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे स्पेसिमेन। फाइन, हाँ मिल गया। ओके, नाउ यू नीड टू मेंशन 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट। मुझे हंसी आ रही है इतनी सारी क्वेश्चंस देखकर, बट कोई ना, बहुत सारे क्वेश्चन है ना वो सेम सेम ही है जो रिपीट हुए हैं। ठीक है, और मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं भी दिए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया था तो हॉच पॉच हो जाता। कोई भी 3 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा आराम से, टेंशन की बात नहीं है। टू प्रिजर्व फ्रीडम ऑफ द न्यू नेशंस फ्रॉम कॉलोनियल एंड एलियन डोमिनेशन, यानी कि इंटीरियलिज्म से बाकी नेशंस को बचाने के लिए। ओके, यानी कि न्यू नेशंस को बचाने के लिए कॉलोनियलिज्म से और कोई और कंट्री के एनेक्सेशन या फिर इन्वेजन से। टू प्रमोट फ्रीडम टू परस्यू अ फ्री डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, to promote equality among individuals as well as among nations and to condemn all forms of discrimination, especially racial discrimination। इन सारी चीजों को एलिमिनेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से 2020 के क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको वही दिख रहा है,
ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है और कोई भी 2 ऑब्जेक्टिव्स देना है। तो हमने ऑलरेडी कर लिया है ये चीज, तो मैं फिर से ये चीज को रिपीट नहीं करूंगी, ठीक है। नाउ आपको कोई भी 3 फंक्शंस बताने हैं डब्ल्यूएचओ के, 2 हमने किए हैं बट यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं। सो टू मेक एफर्ट्स टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन द फील्ड ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सैनिटेशन, वही वाला पॉइंट है, इन सारे डोमेन्स में इम्प्रूवमेंट और बेटरमेंट लाने के लिए। इसके बाद पेरियोडिकल कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स भी ऑर्गेनाइज कराती है ताकि ये पर्सनल को ट्रेन कर सके, ताकि वो अलग अलग तरीके के डिजीजेस को लड़ने के लिए अलग अलग टेक्निक्स के बारे में उन्हें एजुकेट करना, या फिर इन सारी चीजों से उन्हें मतलब इन सारी चीजों को उन्हें इंट्रोड्यूस करना। नेक्स्ट पॉइंट, इट लेज डाउन स्टैंडर्ड्स रिगार्डिंग द स्ट्रेंथ एंड प्योरिटी ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की क्या स्ट्रेंथ और कितनी उसकी प्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है। इट हैज ऑलरेडी सेट स्टैंडर्ड्स फॉर मेनी ड्रग्स इंक्लूडिंग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, तो उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि जो मैन्युफैक्चरर्स है उन्हें मेंटेन करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर सी पर आते हैं, नेम द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जुडिशियल ऑर्गन मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि जुडिशरी के रूप में एक्ट करती है, और इसका आपको कॉम्पोजिशन बताना है। सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, याद रखना कि इट्स अ प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूएनओ। इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें 15 जजेस है 9 साल के लिए, ठीक है। The judges are elected by both Security Council and General Assembly by a majority vote. To maintain continuity, 1/3 of the court, that is 5 judges, are elected every 3 years. ठीक है. Next point, the court elects its president and vice president for 3 terms. It has power to appoint its registrar. अब देखो कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, तो ये वाला पॉइंट आप लिखो चाहे मत लिखो, बट स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स आपको लिखने ही लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मार्किंग बहुत ज्यादा है, तो आप अगर कम कम पॉइंट लिख कर आओगे तो फिर उतने में मार्क्स आपको शायद ना मिले, डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर एज वेल। आप कोशिश करो कि आप क्वेश्चन को टू द पॉइंट के साथ उसमें थोड़ी बहुत एलाबोरेशन कर दो, ताकि एग्जामिनर रीड करे तो उसे लगे कि हाँ आपको इस क्वेश्चन का आंसर सही में आता है। नाउ यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। एक्सप्लेन ब्रीफली 3 रीजंस फॉर द डिससैटिस्फैक्शन विद द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। आपको ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के कोई भी 3 रीजन देने कि आखिर ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स क्यों सारे कंट्री स्पेशली जर्मनी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स से सैटिस्फाइड नहीं थी। फर्स्ट पॉइंट, उसे ह्यूज वॉर इंडेमनिटी देना पड़ा, ठीक है, ये वाले पॉइंट में मेंशन्ड है। उसे ऑलमोस्ट $33 बिलियन एज वॉर इंडेमनिटी देना पड़ा, या फिर वॉर का कंपनसेशन। नेक्स्ट, उसे बहुत सारे प्लेसेस जो उसने कैप्चर किए थे वॉर के ड्यूरिंग, उसे छोड़ना पड़ा। साथ साथ राइन वैली को भी वापस से डीमिलिटराइज कर दिया गया, और फिर जर्मनी का जो टेरिटरी था जो कि वेस्ट राइन में था उसे भी वापस ले लिया गया। अलाइड ट्रूप्स ने वापस ले लिया ऑलमोस्ट 15 साल के लिए, और जर्मनी ना ही वहां पे कोई फोर्टिफिकेशन यानी कि किला टाइप का एरिया जहाँ पे उसकी आर्मी रेस्ट कर सकते हैं या फिर वहां पे रह सकते हैं वॉर के टाइम पे या फिर ऐसा कोई सिचुएशन के टाइम पे, तो ना ही वो वहां पे कोई फोर्टिफिकेशन मेंटेन कर सकती है, और उसके जितने भी फोर्टिफिकेशन थे सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से जर्मनी हाईली डिससैटिस्फाइड थी ट्रीटी ऑफ वर्साइल से, और जिसकी वजह से भी आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। मेंशन एनी 4 आर्किटेक्ट्स ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट, ये तो याद करना ही करना है। जवाहरलाल नेहरू, मार्शल जोसेफ ब्रॉस टीटो, यानी कि सिंपल आप मार्शल जोसेफ टीटो लिखोगे। प्राइम प्रेसिडेंट अब्दुल नासिर सुकार्नो। इन चारों पे आपको 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं। सोच लो 4 मार्क्स बस आपको फ्री के बस नाम लिखने के मिल रहे हैं, तो याद रखो। 2019 का क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द राइज ऑफ डिक्टेटरशिप एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आंसर द क्वेश्चन। स्टेट एनी 3 रीजंस फॉर द राइज ऑफ फासिज्म इन इटली। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पॉइंट है, आपको 3 रीजंस बताने हैं राइज ऑफ फासिज्म। देखो आपका जो बुक है उसके अंदर आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, यानी कि सिमिलैरिटी और फिर डिफरेंसेस लिखने हैं फासिज्म और नाजिज्म में। और आपका एक और टॉपिक आ जाता है आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कॉजेज में, उसमें आपको पढ़ना है राइज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म। तो ये वाला, इसीलिए मैं ये वाला क्वेश्चन करा रही हूँ क्योंकि आपका ये वाला टॉपिक आ जाता है, ठीक है, इसलिए मैं ये वाला करा ले रही हूँ कि कोई भी रिस्क नहीं लेना है। फर्स्ट रीजन है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने काफी ज्यादा हेवी इकोनॉमिक स्ट्रेन्स डाल दिए थे इटली पे। अब आप इसको समझा सकते हो कि उसके बहुत सारे सोल्जर्स, बहुत सारे आर्मी के लोग, उन लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया, वो जॉब से हटा दिए गए क्योंकि उसका भी मिलिट्री स्ट्रेंथ काफी कम कर दिया। और फिर कंट्री में ही बहुत ज्यादा अचानक से बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ गया सारे चीजों का, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई, ठीक है, क्योंकि उसे इतना इतना वॉर इंडेमनिटी देना था और बहुत लॉस हुआ था वॉर के वजह से,
ठीक है, बहुत सारे स्ट्राइक्स थी वर्कर्स में, तो इस कंडीशन में इन सारी चीजों को हैंडल करने के लिए फासिज्म एग्जिस्टेंस में आती है। फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी कि जो भी उधर सरकार थी वो उतने अच्छे से इटली को नहीं संभाल पा रही थी, तो इस समय मौका मिलता है फासिज्म को जर्मनी में, जर्मनी और इटली दोनों जगह पे अपना शासन कैप्चर करने का। जर्मनी में आपका नाजिज्म और इटली में आपका फासिज्म। तो इस चीज को आप अच्छे से एलैबोरेट कर सकते हो, या फिर मैंने जो पॉइंट दिया इसको समझ के भी आप अपने वर्ड्स में लिखोगे। ठीक है, जो ऐसे एक्सप्लेन करना है ना, इसमें आप 1-2 लाइन्स बस याद करो और बाकी चीजें अपने लैंग्वेज में समझ कर लिखो, तब अच्छा रहेगा। वरना आप सोचोगे कि सारी चीजें मैं लर्न कर लूं, तब पॉसिबल नहीं है। मुझे खुद हिस्ट्री में 98 मार्क्स आया था, 98 मार्क्स आया था उस टाइम। देखो, मैं आपको यही बेस्ट आपके लिए रहेगा कि कुछ कुछ पॉइंट याद करो जो ये मेन है, और बाकी चीजें अपने लैंग्वेज में लिखो। ठीक है, इन चीजों को रीड करके समझ लो और फिर लिखने की कोशिश करो, 1-2 क्वेश्चन पहले से ही लिखो। ठीक है, नेक्स्ट, नेम द 2 rival blocks that fought against each other during World War II and state its signatory countries। तो एक एक्सिस पावर या फिर एक्सिस ब्लॉक और दूसरे तरफ आपका एलाइड पावर या फिर एलाइड ब्लॉक्स। तो आपको इनके कंट्रीज के नाम भी याद करने हैं। देखो इसमें कितना मस्त आपको 4 मार्क्स मिल रहा है, बस इतना में आपको याद करने से। तो आपका एक्सिस पावर्स में जर्मनी, इटली और जापान, और एलाइड पावर्स में ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर एंड लेटर यूएसए जॉइन द एलाइड। नेक्स्ट, देखो मैं ये वाला पार्ट नहीं रीड कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली ये वाला पार्ट रीड कर रही हूँ। मेंशन एनी 3 फंक्शंस ऑफ यूनेस्को दैट प्रिजर्व्स कल्चरल हेरिटेज। तो कल्चरल हेरिटेज की बात करो तो इट हेल्प्स अ नंबर ऑफ कंट्रीज इन द प्रिजर्वेशन ऑफ देयर कल्चरल हेरिटेज एंड आल्सो प्रोटेक्ट्स द मॉन्यूमेंट्स ऑफ आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिक सिंबॉलिक इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल ताजमहल। ठीक है, next it promotes the free flow of information, freedom of expression, press freedom and media independence। ये सारी चीजें हैं इसको आप elaborate कर सकते हो। साथ साथ प्रेस, फिल्म और रेडियो, इन सारे सर्विसेज को भी ये काफी प्रमोट करता है, इनकी क्वालिटी को भी अच्छा करता है। इट encourages cultural interchange, it provides travel grants to writers and artists। जब एक आर्टिस्ट दूसरे जगह पे जाएगा और दूसरे जगह का आर्टिस्ट दूसरे एरिया में आएगा, तब क्या होगा, तब इससे कल्चर का इंटरचेंज होगा। क्योंकि जब ये आर्टिस्ट एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो अपने साथ अपनी संस्कृति, अपना कल्चर भी लेके जाता है, अपनी राइटिंग स्टाइल लेकर जाता है, जो उसने अपने जगह पे अपने नेशन में सीखा था, वो दूसरे जगह जाके उसे स्प्रेड करता है, जिससे कि और इनहांसमेंट हो जाती है। ठीक है, नाउ राइट द कॉम्पोजिशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। जस्ट हमने किया था, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, write any 4 functions of your general assembly। all right, so talking about 4 functions of general assembly, just हमने किया था, हमने 3 फंक्शंस कर लिए थे ना सुपरवाइजरी तक। एक फाइनेंशियल है, यानी कि बजट को अप्रूव करता है और कंसिडर करता है। इसके बाद इलेक्टोरल फंक्शन, ये नॉन परमानेंट मेंबर, सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर को ये इलेक्ट करता है, साथ साथ ट्रस्टीशिप को भी, इकोनॉमिक काउंसिल को भी, और ये क्या करता है, ये इलेक्ट करता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जजेस को, और उनके अपॉइंटमेंट में किसकी रिकमेंडेशन लेता है, सिक्योरिटी काउंसिल की। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल का भी सेम है। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास आ जाता है सुपरवाइजरी फंक्शन। तो ये क्या करता है, ये बाकी ऑर्गन्स को सुपरवाइज करता है कि कैसे क्या काम करना है, और उनकी वर्किंग को भी चेंज कर सकता है। बाकी फंक्शंस की बात करें तो द जनरल असेंबली मेक्स रिकमेंडेशन टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम फॉर ऑल। मेनली ये किस चीज पे फोकस कर रहा है, यानी कि ये रिकमेंडेशन देता है किस चीज पे, दुनिया में इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल फ्रीडम पे। तो आप इस चीज को अपने लैंग्वेज में अच्छे से समझा के लिख दें। ठीक है, ये इसका एक और फीचर है। अब देखो, फंक्शन है 2018 के क्वेश्चन पे आ जाओ। Now write briefly the causes of First World War with reference to nationalism and imperialism। ये आपके सिलेबस में है। तो फर्स्ट पॉइंट है, यूरोप डिवाइडेड इनटू पावर ब्लॉक्स। 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, एक तरफ था आपका ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटिटी। दोनों के बीच में जो घमासान युद्ध था, जो टेंशन था, उसकी वजह से भी ये वॉर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, मिलिटेंट नेशनलिज्म और म्यूचुअल राइवलरी। अब देखो, उस टाइम पे ऐसा था कि जब किसी भी नेशन के लोग ये समझते थे कि अगर वो अपने कंट्री के लिए डेडिकेटेड है, मतलब वो दूसरे कंट्री से नफरत करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर तुम अपने कंट्री के लिए नेशनलिस्टिक हो तो तुमको बाकी कंट्रीज को मिटाना है और अपनी कंट्री को ही और स्प्रेड करना है। तो इसके वजह से भी कंट्रीज के बीच में काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग और बहुत ज्यादा कोल्ड फीलिंग्स चल रही थी। क्लैश ऑफ इंपीरियलिस्टिक इंटरेस्ट एंड कॉलोनियलिस्ट,
राइवलरीज, बहुत सारी कंट्रीज थी जो कि दूसरे कंट्री को कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, जिसके वजह से भी काफी ज्यादा डिसरप्शन हो रहा था या फिर काफी ज्यादा अनरेस्ट क्रिएट हो रहा था पूरे वर्ल्ड में। देखो मैंने सारी चीजों का एग्जाम्पल्स दिया है, ठीक है, इन चीजों को आप रीड करके एक बार देख लेना और अपने लैंग्वेज में भी समझ लेना, लिख लेना। नाउ यहाँ पे आपको टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट बतानी है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। देखो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, जो आपके ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स का जो पॉइंट्स है वही सब में आ जाता है, आपके टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट्स भी। आपको अलग से कुछ नहीं लिखना, कोई 3 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। तो राइन वैली, तो राइन वैली को क्या किया गया था, राइन वैली को मतलब जर्मनी से लेकर उसे किसने किसने ऑक्यूपाई कर लिया था, अलाइड ट्रूप्स ने, ऑलमोस्ट 15 साल के लिए। और वहां पे कोई भी फोर्टिफिकेशन वो नहीं बना सकती थी और उसकी एग्जिस्टिंग फोर्टिफिकेशन भी सारी डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। एल्साक और लोरान को वापस फ्रांस को दे दिया जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ यूपेन और मालमेरी, ये 2 जगह को भी जर्मनी को वापस बेल्जियम को दे देना पड़ता है। नाउ राइट एनी 4 कॉजेज दैट लेड टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आपके सिलेबस में कौन सी पॉइंट्स है, देखो ये सारी चीजें आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, और साथ साथ राइज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म। तो मैंने यही चारों पॉइंट्स को कंसिडर करके किया है। एक तो रिएक्शन अगेंस्ट द अनजस्ट एंड ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। जर्मनी को ये फीलिंग आ रही थी कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को बदले की भावना से बनाया गया है, दैट मींस इट वाज मेड विद द स्पिरिट ऑफ रिवेंज एंड टू ruin Germany, okay? And because of this, Germany's military strength was crippled down almost to 1 lakh soldiers, and this was the reason why Germany was feeling humiliated, and it led to the Second World War. Next, talking about Japanese invasion of China. Okay, so what was Japan doing? Japan, it invaded China, and after this, when League of Nations was like, when China appealed to the League of Nations, then that time League of Nations डिड नॉट डू एनीथिंग रिगार्डिंग दिस, यानी कि उसके पास पावर था कि वो इकोनॉमिक सैंक्शन इसके खिलाफ करे, लेकिन वो उस समय शांत थी। और साथ साथ इकोनॉमिक सैंक्शन या फिर फाइनेंशियल सैंक्शन भी कुछ खास मतलब इसमें मेन रोल नहीं प्ले करते, क्योंकि ये कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं है इसकी वजह से। और साथ साथ वो लोग शांत थे, वो लोग सोच रहे थे कि अच्छा मौका है जब वो चाइना से बदला ले सकते हैं, उसको कमजोर बना सकते हैं। तो इसकी वजह से जापान का और मन बढ़ जाता है, और फिर वो क्या करने लगती है, वो मंचूरिया कैप्चर करने के बाद वो फाइनली ब्रिटिश और अमेरिकन प्रॉपर्टीज भी इन्वेड करने लगती है चाइना में, जो कि इनकी कॉलोनीज थी। फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, जैसे मैंने बताया कि जब वीक कंट्रीज लीग ऑफ नेशंस के पास जाती थी तो लीग ऑफ नेशंस कुछ कर नहीं पाती थी, क्योंकि उसके पास बस इकोनॉमिक सैंक्शन ही थे जो कि उतने इफेक्टिव नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत सारे नेशंस के साथ गलत हो रहा था। वो गुस्सा हो रही थी और वो फाइनली डिससैटिस्फाइड थी लीग ऑफ नेशंस से। नेक्स्ट, हिटलर्स इन्वेजन ऑफ पोलैंड। ये इमीडिएट रीजन है, क्या होता है कि मेनली इट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, याद रखना। सो जर्मनी इट साइंड अ नॉन अग्रेशन पैक्ट विद रशिया। जर्मनी क्या करती है, रशिया के साथ नॉन अग्रेशन पैक्ट साइन करती है, दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। तो पोलैंड को ब्लेम किया जा रहा था कि वो क्या कर रही है, वो जो भी जर्मन वहां पे रह रहे हैं उनके खिलाफ है वो, ठीक है, उनके साथ गलत हो रहा है, जिसकी वजह से जर्मन ट्रूप्स पोलैंड में अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्रिटेन और फ्रांस भी उन दोनों ये 2 कंट्रीज जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर कर देती है। नाउ यहाँ पे आपको एनी 3 फंक्शंस लिखने हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस। देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो वॉलंटरी ज्यूरिडिक्शन। तो इसमें क्या है, इट्स ज्यूरिडिक्शन कवर्स ऑल केसेस व्हिच पार्टी एट डिस्प्यूट रेफर टू इट बाय म्यूचुअल कंसेंट। One party may refer the dispute to the court if the other party undertakes to defend itself in a case brought before the court interprets it as consent to the reference। यानी कि कोर्ट समझता है और फिर फाइनली वो डिसीजन देता है कि क्या होना चाहिए इस केस में। इवॉल्विंग प्रोसीजर्स फॉर पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, यानी कि कोर्ट प्रेफर करता है कि जो भी मामला हो उसे पीसफुल तरीके से सॉर्ट आउट किया जा सके। अगर तभी भी नहीं होता तो फिर ये मिलिट्री एक्शन पे भी उतर आता है। तो दैट इज डिफरेंट फंक्शन, लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज मेंशन करनी है। टॉकिंग अबाउट द एडवाइजरी फंक्शन, सो इट मे गिव एडवाइजरी ओपिनियन to whom, to general assembly and the security council. Okay, whenever जब भी security council या फिर general assembly appears to it for any opinion, so it can give the opinion. Now state the composition of general assembly.
तो जनरल असेंबली में यूएन के सारे मेंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो क्योंकि आपको ये कितने मार्क्स का है, ये आपका 3 मार्क्स का है, तो बस एक पॉइंट तो लिख के नहीं आ सकते, ठीक है, तो आपको उसको थोड़ा एलाबोरेट करना पड़ेगा। सो ऑल द मेंबर्स आर द मेंबर्स ऑफ द जनरल असेंबली, इट इज अ मेजर ऑर्गन, और इसी में सारे मेंबर्स आ जाते हैं यूएन के। ये बिल्कुल पार्लियामेंट ऑफ नेशंस की तरह है। Each member shall have not more than 5 representatives. Each state has 5 representatives in the General Assembly, but each state has only one vote. At the start of each regular session, the Assembly elects a new president, 21 vice presidents, and the chairman, it will be chairman, okay? It's not chairman, it's chairman of the Assembly's 6 main committees. Decisions on important decisions are made by 2/3 majority. तो इतना काफी, इतना आप लिख कर आ सकते हो. If you know any other point, then you can mention even that. Now आपको यूनिसेफ और WHO का 2 फंक्शंस बताना है. WHO का हमने काफी बार कर लिया, so I will skip that. But we will do यूनिसेफ का. So it is functioning for the provision of food. So it works for providing food like milk, meat, fish, fats to the children and pregnant women. Health services की बात करें, so UNICEF it provides funds for training of health and sanitation workers. It supplies medical equipment to rural health centers. जो गांव के एरियाज है वहां पे भी मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. So it makes all the efforts to prevent diseases like TB, malaria, etc. Okay. 2017 के क्वेश्चन पे आ जाओ. अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या करना है? राइट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएनओ. सो इसमें कंफ्यूज मत होना है, इसमें आपको एम्स और ऑब्जेक्टिव्स एक ही चीज है यहाँ पे जो मेंशन करनी है. यहाँ पे ये जो पॉइंट हमने पहले भी किया है, बस यही 3 पॉइंट्स आप यहाँ पे भी लिख कर आ सकते हो. देखो मैं एक बार रीड कर देती हूँ. सो इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स या एम्स है. So to maintain international peace and security and to develop friendly relations among nations. Next point, to achieve international cooperations in solving international social, cultural और humanitarian problems. कोई भी तरीके का प्रॉब्लम हो उसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन लेना है सारी कंट्रीज को और फिर उस मैटर को सॉल्व करना है. Now to be a center for harmonizing the actions of nations and disarm, decolonize, develop to save succeeding generation from the scourge of war. यानी कि किसी तरीके का वॉर फ्यूचर में ना हो, इस चीज का भी मेन ध्यान रखना है. Next, explain any 3 functions of the Security Council. So 3 functions are investigatory role. ठीक है, investigatory role. So it may investigate any dispute or situation which might lead to international friction. यानी कि किसी भी तरीके का इंटरनेशनल लड़ाई झगड़ा कुछ भी चीजों को रोकने के लिए ये स्टेप्स लेती है, उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करती है. पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, जो भी मामला हो उसको ये नेगोशिएशन, मेडिटेशन, आर्बिट्रेशन और दूसरे पीसफुल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करती है. इलेक्टोरल फंक्शन की बात करें, so it participates in the election of the judges of the International Court of Justice. Okay. So next point, the UN Secretary General is appointed by the General Assembly on the recommendations of the Security Council. So it may also ask the ICJ for advisory opinion on legal matters. So ये सारे questions हमने कर ली. So guys, moving on to question number 11. यहाँ पे आपको first question आ रहा है. You need to explain the immediate cause of the First World War. इमीडिएट कॉज क्या था? साराजीवो क्राइसिस, जो हमने लास्ट किया था साराजीवो इंसिडेंट. बस वही चीज को मैंने यहाँ पे फिर से एलाबोरेट किया, तो फिर से आई डोंट थिंक कि हमें इसे वापस करने की जरूरत है. वी हैव ऑलरेडी डन दिस. नेक्स्ट, देखो एक चीज समझ लो कि क्वेश्चन को अलग ट्विस्ट एंड टर्न करके आपको दिया गया है. क्वेश्चन वही है, बस क्वेश्चन लिखने का तरीका अलग है. बस इस चीज को समझ जाओगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है. Mention any 4 terms of the Treaty of Versailles that affected Germany after First World War. मेन बात है कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ने किसको इफेक्ट किया था? जर्मनी को, क्योंकि ये साइन किसने किया था? जर्मनी ने. ठीक है, तो जो भी उसके टर्म्स है मेनली ये जर्मनी को ही इफेक्ट कर रही थी. ठीक है, तो पहली बात तो जर्मनी को ऑलमोस्ट $33 बिलियन एज वॉर इंडेमनिटी देना पड़ा. इस पॉइंट को आप थोड़ा एलाबोरेट कर देना. नेक्स्ट, जर्मनी को बहुत सारे प्लेसेस भी छोड़ने पड़े जो कि उसने वॉर के टाइम पे कैप्चर किया था. राइन वैली को वापस से डीमिलिटराइज कर दिया गया और जर्मनी को एल्साक और लरान फ्रांस को देने पड़े. यूपैन, मालमेडे, ये सारी जगहों को भी बेल्जियम को दे दिया गया. तो देखो यहाँ पे हमने बहुत सारे पॉइंट्स को मर्ज करके एक पॉइंट बनाया, क्योंकि आपको ये 4 मार्क्स का लिखना है. तो आप इसको अपने तरीके से भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपके नोट्स में या फिर वो वीडियो में कराया था. पॉइंट बाय पॉइंट हमने सारी चीजों को एलाबोरेट करके किया था, वैसे भी कर सकते हो, या फिर 3-4 पॉइंट को मर्ज करके कर दो ताकि वो पॉइंट थोड़ा हेवी और अच्छा लगे. ठीक है,
फिर राइन वैली इट वाज टू बी ऑक्यूपाइड बाय द जर्मन अलाइड ट्रूप्स फॉर 15 इयर्स। देखो सारे वही पॉइंट्स हैं, बस हम क्या कर रहे हैं, बस क्वेश्चन थोड़ा अलग है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल से रिलेटेड है। मतलब कि आपको ट्रीटी ऑफ वर्साइल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने की जरूरत है, यूएनओ भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने की जरूरत है, क्योंकि बार बार पूछा जा रहा है। एक बार मैं लास्ट में बता दूंगी कि क्या क्या चीजें आपको एज अ होल करना ही करना है। 2016 पे आ जाओ और यहाँ पे आपको 3 फंक्शंस बताने हैं WHO की। तो जस्ट हमने किया था, सो आई विल बी नॉट रिपीटिंग दिस क्वेश्चन। सो स्टेट द कॉम्पोजिशन ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, हमने कुछ देर पहले ही किया था, बट एक बार देख लेते हैं। 15 जजेस हैं जो कि 9 साल के लिए रहते हैं, जिसको कौन चूज करता है, सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली। ठीक है, और इसमें से प्रेसिडेंट भी इलेक्ट किया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट भी इलेक्ट किया जाता है 3 सालों के लिए। ठीक है, और रजिस्ट्रार को भी इलेक्ट किया जाता है। तो ये सारी पॉइंट्स काफी डिटेल में और अच्छे से दी गई हैं, जो कि मैंने अभी शॉर्ट में आपको बता दिया। आपको कोई भी 4 फंक्शंस लिखने हैं जनरल असेंबली के, जो जस्ट हमने किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी डन है। अब देखो आ जाता है थोड़ा अलग क्वेश्चन, क्योंकि ये राइज ऑफ डिक्टेटरशिप पे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका शक्ल देखना है और आपको बताना है कि ये कौन है। तो ये कौन है, ये है बेनिटो मुसोलिनी। आपको यहाँ पे ये प्रूव करना है, 2 एग्जांपल देना है कि कैसे आप ये कह सकते हो कि ही वाज अ लीडर हु फॉलोड एन एक्सपैनिश्ड पॉलिसी। तो आपके इनकी कोई भी 2 लाइंस या फिर कोई ऐसी बात को लिखनी है। तो फर्स्ट पॉइंट आप ये डाल सकते हो कि ही यूज्ड टू प्रोक्लेम इटली मस्ट एक्सपैंड और पेरिश, यानी कि इटली को या तो एक्सपैंड होना है या तो खत्म हो जाना है। ही वांटेड टू एक्वायर कॉलोनीज फॉर द कंट्री टू सैटिस्फाई नेशनलिस्ट अर्ज एंड फॉर द इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक है, और साथ साथ इसने एनेक्ट किया था इथियोपिया को और ऑल्सो अल्बानिया। स्टेट 4 सिमिलैरिटीज बिटवीन द आइडियोलॉजीज ऑफ नासिज्म एंड फासिज्म। मैंने क्या कहा था, 4 पॉइंट्स याद रखना। अगर मैंने क्या कहा था कि अगर 3 पूछे जाएंगे तो भी लिख लोगे, 4 पूछे जाएंगे तो लिख ही लोगे, 2 पूछे जाएंगे तो भी लिख लोगे, क्योंकि 5 तो आपसे भी होना से रहा रहे, क्योंकि एग्जाम में भी अभी आप ये वीडियो कल आपका एग्जाम है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, आपको मैं डिस्करेज नहीं कर रही हूँ, अगर आप करना चाहते हो दैट्स वेल एंड गुड, लेकिन क्योंकि आपके पास कम टाइम है, सो आई सजेस्ट कि 4 पॉइंट ही करो। ठीक है, दोनों ही टोटालिटेरियन रूल, दोनों ही टोटालिटेरियन रूल के थे। ठीक है, दोनों को विश्वास था। और एक और चीज, कम्युनिज्म में दोनों ही विश्वास नहीं रखते थे, दोनों का मानना था कि एक पार्टी और एक मैन का ही रूल होना चाहिए। ठीक है, किसी और पार्टी को आने नहीं देते थे, और दोनों ही डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे। बोथ मुसोलिनी एंड हिटलर एम्ड एट रिस्टोरिंग द स्टेटस एंड डिग्निटी ऑफ द नेशंस बाय मेकिंग देम स्ट्रॉन्ग पावर्स। अपने कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना ही उनका मेन मकसद था। बोथ एम्ड एट प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग स्टेबल एंड एफिशिएंट गवर्नमेंट, दोनों ही अपनी सरकार को स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे। ये सारे पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट आपको यहाँ पे आंसर देना है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, okay, so the United Nations was established to be an effective peacekeeping international in this context, explain the following। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिसिंग है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में बता देती हूँ। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में लिखना है, आपको ऑब्जेक्टिव और पर्पस बताने हैं यूनाइटेड नेशंस की, जो हमने बहुत बार करी है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, पर्पसेस, प्रिंसिपल्स, कुछ भी लिखा रहे, सारी चीजों में यही सारे पॉइंट्स आने वाले हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल से सब पूछा नहीं जाएगा, हाउ फार आई थिंक, बट स्टिल यू नीड टू प्रिपेयर, है ना, प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा। देख लेते हैं क्या आता है क्या नहीं आता। चलो, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एजेंसी दैट यूएन चार्टर यूज्ड टू डिलीवर रिलीफ टू चिल्ड्रन एंड मदर्स आफ्टर फर्स्ट आई मीन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो कौन प्रोवाइड करता है, यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ याद रखना, WHO से कंफ्यूज मत होना, इट्स यूनिसेफ, आंसर इज यूनिसेफ। और इसके कोई भी 4 फंक्शन, आई मीन 3 फंक्शन हम बताने हैं, जो कि हमने ऑलरेडी कर दिया है। फिर से एक बार बता देती हूँ कि इस एजेंसी को क्या करना था, इसको प्रोटेक्टिव फूड प्रोवाइड करना था चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन को, जैसे कि मिल्क, मीट, फिश एक्सेट्रा। इसके साथ साथ ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी थी हेल्थ और सैनिटेशन वर्कर्स को, न्यूट्रिशनिस्ट को और क्रकी वर्कर्स को। To extend support to programs such as suppression of traffic in women and चिल्ड्रन और विमेन ट्रैफिकिंग को भी रोकना इसका एक मेन पर्पस था। अलग अलग प्रोग्राम्स, अलग अलग इवेंट्स करके लोगों का आंख खोलना। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको मिलिटेंट नेशनलिज्म को बताना है कि कैसे ये
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कॉज था। इसको मिलिटेंट नेशनलिज्म या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, उसको अग्रेसिव नेशनलिज्म भी कह सकते हो। तो उस समय कंट्रीज जो थी वो क्या सोच रही थी कि अगर उनका मानना था कि अगर हमारे अंदर नेशनलिस्टिक फीलिंग है तो हमें अपने कंट्री को तो बढ़ाना ही है, साथ साथ हमें दूसरे कंट्री के लिए नफरत रखना है। यानी कि वो अपने कंट्री को ऊपर प्रोग्रेस में लाने के लिए दूसरे कंट्रीज को क्या कर रही थी, हरा रही थी, उन्हें कैप्चर कर रही थी। तो यही कुछ सिचुएशन था जिसे मिलिटेंट नेशनलिज्म का रूप दिया गया है। इसे आप अग्रेसिव नेशनलिज्म भी कह सकते हो। इसकी वजह से वर्ल्ड सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। जर्मनी ने बहुत सारे एरियाज कैप्चर कर लिए थे। इसको आप कॉम्पिटिटिव नेशनलिज्म भी कह सकते हो, यानी कि एक नेशन अगर अच्छा करेगा तो बाकी नेशंस को ऑटोमेटिकली अच्छा करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, हाउ डिड ट्रीटी ऑफ वर्साइल सीक टू क्रिपल जर्मनीज मिलिट्री स्ट्रेंथ। देखो यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे अच्छे से ये सारी चीजें समझाई है। अब यहाँ पे बस एक पॉइंट नहीं लिख सकते क्योंकि ये 3 मार्क्स का है। तो पहले तो स्टार्टिंग थोड़ा अच्छा तगड़ा कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ को कंप्लीटली क्रश कर दिया गया। वो ऑलमोस्ट 1 लाख सोल्जर्स बस रख सकती थी। वेट अ सेकेंड, यहाँ पे 1 0 हटा दो। ऑलमोस्ट 1 लाख सोल्जर्स, ठीक है। और फिर 15,000 मैन। एयरफोर्स पे तो पूरा बैन, और सबमरीन भी अलाउड नहीं थी। इसके बाद जर्मनी वाज बर्डन विद द इमेंस वॉर इंडेमिटी ऑलमोस्ट $33 बिलियन, और उसे हेवी या फिर उसे ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ कोल प्रोवाइड करना था फ्रांस को। तो देखो फ्रांस का जो बेनिफिट था उसमें आप ये वाली पॉइंट भी लिख कर आ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द नॉन अलाइनमेंट एक्सप्लेन द फॉलोइंग। देखो अब हम लोग कहाँ पे पहुंच चुके हैं, हम लोग आईसीसी 2014 पे पहुंच चुके हैं। तो हमने ये वाला क्वेश्चन तो कर लिया ना, स्टार्टिंग में ही किया था नॉन अलाइनमेंट का, तो मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगी, ठीक है। और एक बार आप नॉन अलाइंड मूवमेंट, नॉन अलाइनमेंट का, नॉन अलाइंड नेशन, सारी चीजों का मैंने नोट्स में डेफिनेशन लिखाया है, वो भी देख लेना। मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन करने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रही हूँ। मैं यहाँ पे आपको इसलिए ये सारी चीजें कह रही हूँ क्योंकि आपका एग्जाम है और आपको ये सारी चीजों की जरूरत है, राइट। तो यहाँ पे कमेंट में ये मत लिखना कि आप बस प्रमोशन कर रहे हो। मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, आपके लिए ही कह रही हूँ क्योंकि आपका एग्जाम है। आप ये वीडियो ऑलमोस्ट एग्जाम से 1-2 दिन पहले देख रहे होगे, या फिर अगर आप बहुत पहले भी देख रहे हो, सो दैट्स वेरी गुड। तो प्लीज अच्छे से प्रिपेयर करो और एग्जाम बहुत अच्छे से दो। आपके पेरेंट्स से भी आपके पेरेंट्स को आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस को गिराना मत। इसके बाद आपको सिक्योरिटी काउंसिल का कॉम्पोजिशन बताना है, जो कि हमने कर लिया है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। इट इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ यूएन, जिसको एग्जीक्यूटिव विंग भी कहते हैं। सो इट इज कंपोज्ड ऑफ 15 मेंबर्स, दैट इज यूएसए, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस एंड चाइना। एंड ये सारी परमानेंट मेंबर्स हैं और बाकी सारे 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। So these are elected by the General Assembly for 2-year term. Each member of the council has 1 vote. Talking about the functions of Security Council, तो ये सारी चीजें हमने कर ली है, राइट। सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस वन। नेक्स्ट, आपको यहाँ पे यूनेस्को का रोल बताना है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सॉरी। The UNESCO seeks to promote international scientific cooperation and encourages scientific research designed to improve living conditions. It has established many scientific cooperation offices to provide support to member states in the field of higher education, advanced training and research in natural and social sciences. यानी कि ये मिली क्या करती है कि ये साइंटिस्ट को मौका देती है, न्यू मेंबर्स को मौका देती है कि वो क्या करें, वो साइंटिफिक कॉपरेशन ऑफिसेस को मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करती है। यानी कि ये सारी चीजों पे रिसर्च, ट्रेनिंग, ये सारी चीजों के लिए फंडिंग भी प्रोवाइड करती है। इट ऑर्गेनाइजेस रीजनल एंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस टू ब्रिंग टुगेदर द साइंटिस्ट एंड टेक्नीशियंस। बहुत सारी इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंसेस भी होती है जिसमें हर कंट्री के साइंटिस्ट जाते हैं। हमारे कंट्री के भी बहुत सारे साइंटिस्ट जाते हैं। सो आईसीसी 2012 पे आ जाओ। ये वाला वही क्वेश्चन है जो आपने बार बार हर बार देखा है ना। तो इसमें आपको क्या बताना है, सबसे पहले आपको बताना है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, जो कि है यूएनओ। इसका प्रिंसिपल बताना है। तो वही सारे पॉइंट्स है जो हमने एम्स में लिखा था। फ्यूचर जनरेशन को वॉर से बचाना, दुनिया में शांति और सिक्योरिटी बनाए रखना, और साथ साथ लोगों का सोशल प्रोग्रेस और बेटर स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, देखो मैं बोलूंगी कि हेडक्वार्टर्स एक बार देख लेना, न्यूयॉर्क यूएसए में है, यूएसए में। नाउ इसका मेंबर कौन बन सकता है, कोई भी जो कि दुनिया की शांति में विश्वास रखता है, कोई भी कंट्री इसका मेंबर बन सकता है, ठीक है। एडमिशन ओपन है। इसका एडमिशन या फिर इसमें कौन मेंबर्स लेता है, जनरल असेंबली।
और किसके रिकमेंडेशंस पे, सिक्योरिटी काउंसिल के। सो आपको यहाँ पे वन जुडिशियल विंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसके कॉम्पोजिशन को समझाना है, यानी कि आईसीजे। ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, सो हम स्किपिंग दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको 4 ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं नॉन अलाइनमेंट का। फर्स्ट पॉइंट आता है, एक सेकेंड, हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, चलो एक बार और कर लेते, कोई ना। फर्स्ट पॉइंट, टू प्रिजर्व, यहाँ पे देखो ये गलती से 4 5 6 7 है, इट विल बी 1 2 3 4। टू प्रिजर्व द फ्रीडम ऑफ द न्यू नेशंस फ्रॉम colonial एंड एलियन डोमिनियन। आई थिंक हमने ये क्वेश्चन की है। टू प्रमोट फ्रीडम टू परस्यू ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी, टू प्रमोट, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। चलो ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, एंड हेंस वी आर डन विद दीज क्वेश्चंस। ने सारे क्वेश्चंस हमने कर लिया, बल्कि में आपको क्वेश्चंस मिले आज। चलो कोई ना, आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो गया। तो मैं आपको ये कहूंगी कि जल्दी से ये वाला टारगेट कंप्लीट करो, आपको ये सारा क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको ये वीडियो में 30 लाइक्स करने हैं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। बाकी सारी चीजें अभी तक मैंने बता दी हैं। थैंक यू सो मच, विल बी मीटिंग सून इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट।